सो वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे लिए एक नया टॉपिक है दैट इज नोन एज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। वी ऑल नो अबाउट आयंस, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नंबर वन इज ए कैटायन एक्सचेंज and second is a anion exchange. What is cation? Positively charged species. And what is anion? Negative charge ions. कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली एक पूरा का पूरा एक कॉलम है, साथ में एक ट्रे है जिसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब इन कॉलम्स के अंदर मैं एक रेजिन फिल करने जा रहा हूं। व्हाट इज रेजिन? रेजिन इज ए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। द रेजिन इज मेड अप ऑफ सेफाडेक्स, सेफेरोज और सेफाक्राइल और डेक्स्ट्रान। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने जो बीड्स देखे थे वो भी सेम मटेरियल से बने, दैट इज दे ऑल आर मॉडिफाइड सेल्यूलोज। तो जिस तरीके से हमने बीड्स बनाए थे उसी तरीके से हमारे पास में रेजिन है। तो क्या बीड्स और रेजिन के ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिन? तो फर्स्ट प्रोसेस इज आपको रेजिन को चार्ज देना पड़ेगा। ओके, प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ रेजिन। अगर मैं इस रेजिन को DEAE से ट्रीट करता हूं तो DEAE बाइंड्स विद द रेजिन एंड इट प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू द रेजिन। और अगर इसी रेजिन को मैं CM सेलुलोज के साथ में ट्रीट करता हूं, कार्बोक्सी मिथाइल के साथ में जब मैं ट्रीटमेंट देता हूं, तब ये कार्बोक्सी मिथाइल बाइंड्स विद रेजिन एंड प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू द रेजिन। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मेरे पास में एक कंप्लीट ट्यूब है, एक ब्यूरेट है, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, बिकॉज आयन एक्सचेंज इज द टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी ओनली। सो आई हैव अ कॉलम। इस कॉलम के अंदर रेजिन है और इस रेजिन्स को मैं ऑलरेडी ट्रीट कर चुका हूं विद द हेल्प ऑफ CM, कार्बोक्सी मिथाइल। तो क्या यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग होने जा रही है बिटवीन कार्बोक्सी मिथाइल एंड रेजिन? यस। तो जैसे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, अब इस कॉलम के अंदर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज आने के बाद में मेरे पास में एक सैंपल है जो एक बकेट के अंदर रखा हुआ है, दैट इज आइस बकेट, राइट। सैंपल को मुझे डीनेचर नहीं करना है। ओके, अब मुझे पता है कि यस, एक प्रोटीन सैंपल है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है। सेल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन नॉन पोलर भी हो सकते हैं। रेजिन के ऊपर नो डाउट हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया। ये ऑब्वियस है कि अगर जैसे ही मैं इस सैंपल को लोड करता हूं कॉलम के अंदर, तो कौन से प्रोटीन बाइंड करेंगे कॉलम के साथ में? कॉलम के अंदर जो रेजिन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स विल बाउंड। नेगेटिव चार्ज क्या प्रोटीन बाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। वो अनबाउंडेड है, वो वहीं रहेंगे। नॉन पोलर भी अनबाउंडेड रहेंगे, बट सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स बाइंड कर जाएंगे। अब अगर मैं ऊपर से बफर ऐड करता हूं, वो इल्यूट करेगा, वो उन प्रोटीन्स को एग्जिट करा देगा कॉलम से जो अनबाउंडेड है। तो क्या वो ट्यूब्स के अंदर आते जाएंगे? यस। तो अब मुझे कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि इस ट्यूब के अंदर प्रोटीन आया है या नहीं आया है? तो हमें या तो फ्लोटिंग हो सकती है या वो क्लाउडी अपीयरेंस में आ सकता है प्रोटीन, राइट, जो सॉल्यूशन आया है, या फिर आप चाहें तो ओडी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस सैंपल को, जो ट्यूब सेकंड या ट्यूब थर्ड के अंदर जो सैंपल है, उसको मैं क्यूवेट में ट्रांसफर करता हूं एंड देन मैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑब्जर्व करता हूं एट 280 नैनोमीटर। 280 नैनोमीटर के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी इंडिकेट करके जा रही है कि सैंपल के अंदर प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन मेरे इंटरेस्ट का है? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो ट्यूब को डिस्कार्ड कर सकते हैं।
क्योंकि मेरा टॉपिक ही है एनायन एक्सचेंज। मेरा इंटरेस्ट है जो प्रोटीन कॉलम के अंदर रेजिन से बाउंडेड है। अगेन बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंडेड है। थर्ड ट्यूब के अंदर भी क्या वो प्रोटीन्स आएंगे जो अनबाउंडेड है? यस। आपको पूरे के पूरे ट्यूब को एम्प्टी करना है। दैट मीन्स एक भी अनबाउंडेड सैंपल प्रोटीन्स ट्यूब में नहीं रहना चाहिए। तो कंटिन्यूसली आप ऊपर से बफर ऐड करेंगे, राइट, सो दैट ओनली वो प्रोटीन बाइंडेड रहे जो रेजिन के साथ में अटैच है। अब मुझे पता है कि यस, एक भी अनबाउंडेड प्रोटीन्स नहीं बचा है ट्यूब के अंदर, क्योंकि अब अगर मैं ओडी लेता हूं तो दैट मीन्स मेरे पास में रीडिंग आ रही है 0.0। दिस इंडिकेट दैट अब ट्यूब्स के अंदर प्रोटीन्स नहीं आ रहे। तो क्या सारे कॉलम्स के प्रोटीन आ चुके हैं? नहीं, कॉलम्स के अंदर अभी भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो बाउंडेड है विद कॉलम। अब मुझे प्रोटीन्स को इल्यूट कराना है, सो आई विल यूज इल्यूशन बफर। लेकिन क्या सभी प्रोटीन्स की इक्वल बाइंडिंग कैपेसिटी और एफिनिटी है विद द कॉलम? सभी प्रोटीन्स के ऊपर अलग अलग चार्ज होता है। द चार्ज ऑन प्रोटीन डिपेंड अपॉन द पीएच एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन। तो मुझे तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को इल्यूट कराना है, तो या तो आप पीएच चेंज कीजिए, या फिर आप कुछ ऐसा आयोनिक कंसंट्रेशन का, आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर यूज कीजिए जिसकी स्ट्रेंथ प्रोटीन की स्ट्रेंथ से थोड़ी ज्यादा हो, जो रेजिन के साथ में थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बाइंड करे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने इस बार लो आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर यूज किया, दैट इज इल्यूशन बफर। तो कुछ प्रोटीन जिनका इंटरेक्शन विथ कॉलम एंड प्रोटीन वीक है, रेजिन और प्रोटीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन वीक है, क्या वो इल्यूट होना स्टार्ट कर देंगे? यस। तो जैसे ही वो इल्यूट होना स्टार्ट करेंगे, उनका मूवमेंट ऑब्वियसली बफर मूवमेंट के साथ साथ में वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे वो नीचे की तरफ आते हैं, अगेन आई विल कलेक्ट देम इन अ ट्यूब। सारे प्रोटीन आएंगे? डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि सब प्रोटीन का स्ट्रेंथ इज वेरिएबल। तो मैंने ट्यूब के अंदर इनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में मैं अपेंड ऑफ या फिर क्यूवेट के अंदर ट्रांसफर करूंगा, एंड देन आई विल टेक ओडी। ओडी इंडिकेट करके जा रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी एट 280 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व। यस, दैट मींस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। ओके, दैट मींस एक पर्टिकुलर प्रोटीन या फिर मे बी मोर देन 5 6 7 8 टाइप्स के प्रोटीन आर इल्यूटेड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम या फिर अमोनियम सल्फेट, बिकॉज जो मैंने सॉल्ट यूज किया है इन इल्यूशन बफर के अंदर। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का सॉल्ट ऐड करने जा रहे हैं। एट हाई आयोनिक स्ट्रेंथ, जैसे मैं हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का सॉल्ट ऐड करता हूं, से फॉर एग्जांपल पहले मैंने 10% यूज किया था, मैं 20% यूज करता हूं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर अमोनियम आयंस, यस, सो दीज अमोनियम आयंस विल बाइंड विद द नेगेटिवली चार्ज रेजिन, सो दे विल डिस्प्लेस द प्रोटीन, जो प्रोटीन पहले से बाउंडेड है। सो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इज रिप्लेसिंग द प्रोटीन। सो हमें इस एक्सचेंज को क्या बोलना चाहिए? कैन आई से पॉजिटिव एक्सचेंज विद पॉजिटिव? यस, सो नोन एज कैटायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में रेजिन के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो क्या इस बार जब हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का हमने बफर यूज किया है तो बहुत सारे प्रोटीन्स अंदर आएंगे? यस, बहुत सारे प्रोटीन्स क्या ट्यूब के अंदर आ चुके हैं, रेजिन से उनका डिसोसिएशन हो चुका है? यस। तो क्या वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे? यस। तो क्या मैं उनको कलेक्ट करूंगा? बहुत इजी वे में। तो क्या हम वापस से ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे? यस। क्या सारे प्रोटीन्स आ चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। सब प्रोटीन का स्ट्रेंथ, बाइंडिंग एफिनिटी विथ रेजिन इज वेरिएबल बिकॉज दे आर डिफर इन देयर चार्जेस। एक के ऊपर 50 पॉजिटिव हो सकता है, किसी के ऊपर 60 पॉजिटिव हो सकता है, 100 पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रोटीन कौन सा है। अब मेरे पास में एक वेरी हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर है, तो जब वेरी हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर है, मैंने पोर किया, पोर करने के बाद मैं देखता हूँ यस, इस बार बहुत सारे प्रोटीन डिसोशिएट हो रहे हैं, दे रिमेन इन द कॉलम। अगेन मेरे को बफर ऐड करना पड़ेगा एंड दे विल इल्यूट। जैसे ही वो इल्यूट होंगे,
I will collect them. So can I say high availability of the NH4 plus ions in the solution replace the existing protein which are bounded with the resin? Yes. So NH4 plus replace the proteins, yes. Positively charged protein, yes. So you want to say cation exchange? Yes. Very easily, that is a cation exchange. So what is cation exchange chromatography? Positive is replaced by positive. तो अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी का एक कर्व प्लॉट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब नंबर, तो मैं एक्स एक्सिस पे ट्यूब्स नंबर लिखने जा रहा हूं, वाई एक्सिस के ऊपर ऑप्टिकल डेंसिटी की रीडिंग है 1 2 3 4 5 या फिर 0.1 0.2 0.3। तो सबसे पहले अनबाउंडेड सैंपल आएगा। अनबाउंडेड सैंपल ट्यूब नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ सकता है, यस। उसके बाद में मैंने पहले इल्यूशन बफर ऐड किया है। इन इल्यूशन बफर आई विल यूज ए हाई आयोनिक स्ट्रेंथ, लो टू हाई आयोनिक स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने लो आयोनिक स्ट्रेंथ का इल्यूशन बफर यूज किया, आई एम गेटिंग ए पीक ऑफ ए प्रोटीन्स, यस। ट्यूब्स के अंदर प्रोटीन्स आए बहुत सारे। फिर अगेन मैं आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता हूं, तो नेक्स्ट ट्यूब के अंदर डेफिनेटली दूसरे प्रोटीन्स आएंगे, नेक्स्ट ट्यूब में डेफिनेटली अगेन प्रोटीन्स आते जाएंगे, बीच में वो भी ट्यूब्स आएंगे जब प्रोटीन आना बंद हो जाएंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर सारे प्रोटीन्स आ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे प्रोटीन्स अभी भी ट्यूब के अंदर हैं। और अगर आप अभी हमने से फॉर एग्जांपल 30% पे किया, अब अगर हम 30% पे जितने प्रोटीन इल्यूट होने चाहिए इल्यूट हो चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स 40% अमोनियम सॉल्ट और अमोनियम सल्फेट। तो आई एडेड ए सॉल्ट हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का। इस बार मैंने क्या देखा, सारे प्रोटीन डिसोशिएट हो चुके हैं एंड आई विल कलेक्ट देम। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यस, पॉजिटिव चार्ज इज एक्सचेंज बाय द पॉजिटिव चार्ज, यस। cation exchange, yes. Charge on resin is negative. So can I separate the positive charge from other positive charge? Yes. How I can separate? Because the charge on protein is not a constant, it's a variable. Some protein may have -5 charge, some protein may have +5, +6, +7, +10, +2. Their binding affinity with resin is variable. So by increasing the salt concentration, we can elute the protein in a different tubes. It is known as cation exchange. You got the cation exchange chromatography? So I hope आपको cation exchange chromatography समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।